नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सामाजिक में पार्ट 2 संघर्षकालीन भारत में गुलाम वंश ऐसे करके हमने सल्तनत काल पूरा पढ़ लिया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश ऐसे करके हमने एक एक करके सभी सल्तनत कालीन वंशों को कंप्लीट कर लिया था। आज सल्तनत कालीन का लास्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 8 है, यानी हम भाग 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सम्राट, अमीर, मजलिस खलवत, वजीर, प्रमुख विभाग आदि की हम चर्चा करेंगे। तो आप अच्छी तरह देखें, सुने और अपने नोट्स तैयार करें। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता था। तो वह होता था सुल्तान। कौन होता था? सुल्तान। अब सुल्तान की बात आती है कि सुल्तान की ये जो उपाधि है, आपने नाम सुना होगा सुल्तान। सुल्तान यानी एक शासक, राजा, यानी सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति यही होता था उस समय का। तो सुल्तान शब्द का प्रचलन कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सम्राट की उपाधि या सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा, यानी जो तुर्क से जो भी आए थे, ये जो भी हमने सल्तनत कालीन पढ़ा इसमें सभी तुर्क शासक थे, तो ये तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। यानी सुल्तान की जो उपाधि है कौन से शासकों द्वारा प्रारंभ की गई? तुर्क शासकों द्वारा। अब आगे हम इसमें ही करते हैं कि इस उपाधि को धारण करने वाला पहला प्रथम शासक वह था मोहम्मद गजनवी। कौन था वह? मोहम्मद गजनवी। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? वह था महमूद गजनवी। हमने जब सल्तनत कालीन को प्रारंभ किया था गुलाम वंश से भी पहले, तो ये पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पे शासन किया था, वह मोहम्मद गजनवी था। तो ऐसे ही ये प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो अब सुल्तान कैसे, इसमें देखो इसकी क्या विशेषता होती थी कि शासन की समस्त, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि शासन की समस्त शक्तियाँ सम्राट में निहित थी। यानी जो संपूर्ण शक्तियों का केंद्र होता था वह सुल्तान ही होता था। और सुल्तान के बाद सुल्तान से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह उलेमा वर्ग, एक वर्ग होता था उलेमा वर्ग, उसकी राही माने। तो हमें सुल्तान के बारे में बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि उससे आशा यानी उपेक्षा किस बात की जाती थी कि वह उलेमा वर्ग की राही माने। और शासन की संपूर्ण शक्तियाँ किस में केंद्र थी? वह थी सम्राट में। फिर सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। और सुल्तान की उपाधि का प्रचलन कौन से शासकों द्वारा किया गया? तुर्क शासकों द्वारा। आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब ये होता है सुल्तान। सुल्तान सबसे पहले इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय सुल्तान ही सबसे मेन व्यक्ति होता था, इसी के इशारे पे सारा शासन चलता था। इसलिए सबसे शक्तिशाली शासक, मतलब सबसे उस समय का सबसे शक्तिशाली इंसान या व्यक्ति भी इसी को ही माना जाता। अब सुल्तान के बाद अगर कोई आता है तो वह आता है अमीर। हमने अमीर की चर्चा भी की थी। अमीर एक वर्ग होता था। और अमीर देखो इसकी पढ़ लेते हैं। सुल्तान की शक्तियों पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहता था। अमीर यानी सुल्तान, मतलब सुल्तान होता था, उसका प्रभाव, अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर होता था। यानी सुल्तान भी अमीरों की सलाह से ही कार्य किया करता था।
कहने का मतलब है अमीर ही इसको सलाह देते थे और उन्हीं के सलाह से ये कार्य करता था। और अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर सब साफ साफ दिखाई देता था। अब अमीरों की बात करें कि अमीर होते क्या थे। ये अमीर क्या होते थे, ये एक मतलब एक तरह से लोगों का एक समूह होता था जो काफ़ी शक्तिशाली होते थे, धनवान होते थे, बुद्धिमान होते थे, यानी सब तरह से वो पारंगत होते थे। और किसी राज्य में अमीरों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान हुआ करता था। अब ये अमीर कितने प्रकार के होते थे। अमीर अमीर दो प्रकार, यानी अमीरों के दो वर्ग। यहाँ लिख रहा है अमीरों के दो वर्ग, यानी अमीर दो वर्ग के होते थे। एक तो तुर्क अमीर और दूसरा है गैर तुर्क। यानी दो प्रकार के अमीर होते थे। एक तो तुर्क, यानी जो मतलब शुरू से ही साथ आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, और एक फिर यहाँ भी कुछ अमीर विकसित हुए तो वो गैर तुर्क कहलाए, और जो तुर्क के रहने वाले थे वो तुर्क अमीर कहलाए। तो इस तरह से अमीरों के दो वर्ग है, तुर्क अमीर और गैर तुर्क अमीर। और अमीर को हमने सबसे पहले पढ़ ही लिया कि अमीरों का शासक पे बहुत बड़ा प्रभाव होता था। अब ये चीज़ हमने जब गुलाम वंश को पढ़ रहे थे वहाँ पर इल्तुतमिश को पढ़ा था हमने, इल्तुतमिश को पढ़ा था। और इल्तुतमिश के समय हमने 40 तुर्कों के एक दल की बात की थी। यानी यहाँ भी उसकी दोबारा चर्चा हो रही है कि जो इल्तुतमिश था उसके समय 40 तुर्कों यानी 40 व्यक्तियों का एक दल था, एक समूह था, जिसे चहलगानी दल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चहलगाली दल। ठीक है, चहलगाली दल कहते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि चहलगाली दल किस शासक के समय सक्रिय था और क्या था। ये 40 तुर्कों का एक दल था। अब इसको चहलगाली दल के नाम से जाना जाता है। अमीर हो गया। अब अमीर के बाद इसमें हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है मजलिस खलवत। एक तरह से ये केंद्रीय शासन था, यानी कह सकते हैं इसकी तुलना आज के वर्तमान में मंत्रिपरिषद से कर सकते हैं। यानी उस समय ये मजलिस खलवत केंद्रीय जो आज मंत्रिपरिषद होती है वैसे ही होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये केंद्रीय प्रशासन में मंत्रिपरिषद की बातें होती थी। यानी उस समय ये मंत्रिपरिषद की तरह होती थी। इसके 4 स्तंभ होते थे। अब 4 स्तंभ कौन कौन से? सबसे पहले तो वजीर, फिर ये यहाँ दिखेगा नहीं, वजीर आरिज मुबालिक। सबसे पहला कौन सा व्यक्ति हो गया? वजीर। फिर दूसरा हो गया आरिज मुबालिक। और फिर तीसरे की अगर हम बात करें दीवाने इंसा। और फिर 4 नंबर पे देखें हम दीवाने रिसालत। तो मजलिस खलवत एक तरह से केंद्रीय मंत्री परिषद थी। और इसमें 4 स्तंभ यानी 4 कह सकते हैं 4 व्यक्ति सबसे मुख्य होते थे। जैसे वजीर के बाद दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, और फिर इसके बाद आरिज मुबालिक। ये 4 इसमें 4 स्तंभ माने जाते। पूछा जा सकता है कि मजलिस खलवत के 4 स्तंभ कौन से हैं? आप आराम से बता सकते हो। वजीर के बाद आरिज मुबालिक और फिर दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। अब मजलिस खलवत के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा वजीर। अब वजीर का नाम आपने सुना होगा। आपने अगर जोधा अकबर पिक्चर देखी हो तो उसमें भी वजीर की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है, जिसे वजीर आलम भी कहते थे। एक तरह से सेनापति होता था, यानी सेना विभाग का सबसे बड़ा वो होता था। और वित्त मंत्री होता था, मतलब आज का जो वित्त मंत्री होता है उस तरह ये कार्य करता है। यानी सेना का कार्य और वित्त विभाग का कार्य वजीर के अधीन ही होता था। तो वजीर का देखते हैं, इसका कार्यालय दीवाने विसारत होता था। यानी वजीर कहाँ बैठता था? दीवाने विरासत में। कहाँ बैठता था? दीवाने
तो कहा जा सकता है वजीर का कार्यालय का क्या नाम है, दीवाने विरासत। अब उसके बाद अगर हम चर्चा करें इस इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है, यानी दीवाने विरासत को क्या कह सकते हैं हम, वित्त विभाग कह सकते हैं। अब उसके बाद इसमें जो दीवाने ए विसारत होता था, इसमें कौन कौन से कर्मचारी काम करते थे, जिसमें एक तो मुस्तौफी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्तौफी। अब मुस्तौफी का क्या कार्य होता था, महालेखा परीक्षक, यानी ये लेखा जोखा रखने का कार्य करता था मुस्तौफी। फिर मुस्तौफी के बाद इसमें खजीन यानी खजांची। खजीन का मतलब होता है खजाने की रखवाली करने वाला, यानी जहाँ कोषागार यानी जहाँ धन रखा रहता है उसकी देख रेख करने वाला खजीन होता है। एक होता है मजमा आधार, आपको ध्यान से देखना है, मजमा आधार लिखा हुआ है, मजमा आधार। ये होता है हिसाब संग्रह करता, यानी हिसाब को देखने वाला। तो ये इसके कर्मचारी होते थे किसके, दीवाने विरासत के। दीवाने विरासत क्या था, ये वजीर का कार्यालय होता था, एक तरह से वित्त विभाग होता था। और इसमें कार्य करने वाले जैसे मुस्तौफी, खजीन, रेके, मजमा आधार, इनके मजमा आधार का हिसाब संग्रह करता, और खजीन खजांची और महालेखा परीक्षक। अब ऐसे करते हमने वजीर को पढ़ लिया। अब वजीर के बाद कुछ प्रमुख विभागों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक विभाग था दीवाने वकूफ़। कौन सा, दीवाने वकूफ़। इसकी स्थापना जलाउद्दीन खिलची ने, यानी जो खिलची वंश का संस्थापक था फिरोज शाह जलाउद्दीन खिलची, उसने एक विभाग खोला था जिसका नाम था दीवाने वकूफ़। फिर ऐसे ही हम यहाँ प्रमुख विभागों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे एक विभाग दीवाने ए मुस्तक राज, दीवाने ए मुस्तक राज, जो अलाउद्दीन द्वारा खोला गया था। फिर एक विभाग है जिसका नाम है दीवाने अमीर कोही, या ये देख लेना, दीवाने अमीर कोही। इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हमने यहाँ 3 विभागों की चर्चा की, जो तीनों विभाग किसी न किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए थे। जैसे फिरोज शाह जलाउद्दीन खिलची द्वारा दीवाने वकूफ़, अलाउद्दीन खिलची द्वारा दीवाने मुस्तक राज, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर खोई। तो इनको ध्यान रखना है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, और कुछ और विभाग हैं, जैसे दीवाने इंसा। दीवाने इंसा ये शाही पत्र व्यवहार का कार्य इस विभाग में किया जाता था। दीवाने रिसालत ये विदेश मंत्रालय की तरह होता था। एक सद्र उस सदूर, इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है, नाम है, थोड़े अटपटे हैं। इसका नाम है सद्र उस सदूर। सद्र उस सदूर ये एक धर्म विभाग था। पूछा जाता है सद्र उस सदूर का संबंध किस विभाग से था, किस कार्य से था, वो धर्म से था, यानी धर्म विभाग था। और इसके लिए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस विभाग में जो आय का मुख्य स्रोत होता था, यानी इस विभाग में धन कहाँ से आता था, हमने आगे पढ़ा था जकात कर। हमने जैसे जजिया कर, जकात कर, ऐसे खम्स वगैरह पढ़े थे। तो जकात कर द्वारा इस सद्र उस सदूर में आय आती थी, यानी पैसा आता था। अब अगला जो है काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग से संबंधित है, यानी न्याय संबंधी कार्य काजी उल कुजात में किए जाते थे। अब बरीद ए मुबालिक, अगला विभाग है बरीद ए मुबालिक, ये एक तरह से सूचना विभाग है। तो आपको देखना है दीवाने इंसा
पत्र मतलब पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान रिसाला विदेश मंत्रालय है। सदर उस सदूर, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट माने। धर्म विभाग था। आय का स्त्रोत जक़ात करता। काजी उल कुजात, ये एक तरह से न्याय संबंधी कार्य करता था। बरीद मुबालिक, ये सूचना विभाग था। सूचना संबंधी कार्य इसमें ही किए जाते थे। अब ये तो हमने पढ़े विभाग। अब सल्तनत कालीन के प्रमुख जो कर्मचारी हुआ करते थे इनकी चर्चा कर ले। जैसे कुछ कर्मचारी है, यहाँ बताया गया है कि दरबार व राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। आपको विशेष ध्यान रखना है, दरबार व राजमहल के लिए 6 कर्मचारी है। इनका हम अध्ययन अब कर लेते हैं। जैसे पहला है वकीर ए दर, यानी वकीर ए दर है। ये दूसरा है बारबक है। फिर अमीर है, हाजिब है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे अमीर ए शिकार है। फिर अमीर ए मजलिस है और सर ए जहांदार है। तो ये 6 कर्मचारी थे जो केवल राजदरबार और राजमहल के लिए कार्य करते थे। यानी 6 कर्मचारियों को यहाँ नियुक्त किया जाता था। एक बार नाम देख ले, वकीर ए दर, वकीर ए दर है, बारबक है। तो वकीर दर और बारबक 2 कर्मचारी तो ये हो गए। एक अब ये आसान है, अमीर हाजिब, यानी इनमें एक जैसा आएगा अमीर है हाजिब। फिर आ जाएगा दूसरा अमीर ए शिकार। एक को तो आप केवल हाजिब याद रखना है, एक शिकार याद रखना है। और अगला आपको अमीर है मजलिस, यानी अमीर आसिफ, अमीर आशिफ, अमीर ए शिकार, अमीर ए मजलिस। 3 नाम तो आपको यूँ पता हो गया। एक बारबक और एक है वकीर दर। अब आपको लास्ट में याद रखना सर है जहांदर, एक कर्मचारी है। तो इस सल्तनत कालीन के प्रमुख कर्मचारी है। हमने यहाँ कर्मचारी विभागों की चर्चा कर ली। अब आगे इसमें हमें नोट लगा के ये ध्यान में रखना है कि युद्ध में लूटा गया सामान, यानी युद्ध होता था, युद्ध के दौरान जो लूट का सामान होता था उसे खम्स कहते थे। ध्यान रखना है, लूट के सामान, युद्ध में लूटे गए सामान को क्या कहते थे? कम्स कहते थे, खम्स। ध्यान में रखना, लूटे हुए सामान को कम्स कहते थे। फिर इसमें प्रांतपतियों को वली, प्रांतपति यानी जो राज्य होते हैं उनके जो कर्ता धर्ता होता है उन्हें वली या नाजिम कहा जाता था। और इसकी नियुक्ति यानी किनकी? वली व नाजिम की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। प्रांतपति होते थे, प्रांतपतियों को वली व नाजिम कहा जाता था और प्रांतपतियों की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। फिर प्रांत के बाद जिले आते हैं। तो यहाँ सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। सिख यानी एक तरह से एक अधिकारी है जो जिले का राजस्व अधिकारी होता था, यानी एक तरह से आज कह सकते हैं जिला कलेक्टर। तो ये उस समय का जिला कलेक्टर था सिख। तो हमें यहाँ प्रांतपति और सिख 2 और याद रखने। प्रांतपतियों की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहते थे। और एक देखा जिले में राजस्व एकत्रित करने वाला सिख होता था। और हमने कुछ कर्मचारी पढ़े, 6 कर्मचारी पढ़े, वकीर दर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सर जहांदर। इसके बाद हमने फिर कुछ विभाग पढ़े थे, जैसे दीवान इंसा, दीवान रिसालत, सदर उस सदूर, काजी उल कुजात, बरीद मुबालिक। फिर हमने इसके बाद यहाँ पे दीवान वकूफ़, दीवान मुस्तकराज और दीवान अमीर खोही, ये अलाउद्दीन खिलची, जलालुद्दीन खिलची और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इन विभागों की स्थापना की। फिर हमने वजीर की चर्चा की। फिर मजलिस एक खलवत, एक तरह से केंद्रीय थी जिसके 4 स्तंभ थे। फिर अमीर पढ़े। फिर हमने पढ़े सुल्तान, जिसकी उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये यहाँ हमने आज सल्तनत कालीन को लगभग समाप्त कर लिया। इसका प्रशासन भी हमने पढ़ लिया। इसके टोटल 8 भाग मैंने बनाए हैं सल्तनत कालीन के। अब सल्तनत कालीन के बाद मुग़ल काल आएगा। इसका जो वीडियो होगा आपको नेक्स्ट में यानी भाग 9 में मिल जाएगा। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।